हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहा हूँ, BPSC दे रहा हूँ, RO का दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर क्विक रिवीजन सीरीज में फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2024 का करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। और ये जो सीरीज है वीकली करंट अफेयर क्विक रिवीजन, ये 1 वीक डिले रहेगा। इसका मतलब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट वीक का करंट अफेयर सेकेंड वीक के लास्ट में आएगा और सेकेंड वीक का करंट अफेयर जो है वो थर्ड वीक के लास्ट में आएगा और थर्ड वीक का करंट अफेयर जो है फोर्थ वीक के लास्ट में आएगा। मतलब कि फर्स्ट वीक का जो करंट अफेयर है वो सेकेंड वीक के सेकेंड वीक के लास्ट सैटरडे को आपको मिलेगा, ठीक ना। अब लेकिन वीकली करंट अफेयर है तो ये वीकली करंट अफेयर जो MCQ से है ये आपको डेली हर वीक को एंड में आपको संडे को प्राप्त हो जाएगा। ये कंफर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में प्लान मेरा बैठ जाए। क्या प्लान है? प्लान यही है कि जब भी आपको वीकली करंट अफेयर सैटरडे को जो मिलेगा ये हमारा रिवीजन पर्पज से है। रिवीजन पर्पज होने के कारण है क्या कि हम इसको रिवाइज करें और दिमाग में बैठा लें। बार बार पढ़ने से रिवीजन हो जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए हम 1 वीक डिले करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा डिस्कशन की नहीं, आप रोज़ फॉलो करेंगे हर वीकेंड को सैटरडे के दिन तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है वीकली करंट अफेयर क्विक रिवीजन सीरीज में क्या है और इसका क्या पैटर्न है, ठीक ना। बाकी आप देखते रहिए इस चैनल को तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि आज पहला एपिसोड है, इसका पहला लेक्चर है जो नवंबर फर्स्ट वीक से रिलेटेड है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन अगले वीक में मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि ये पहला लेक्चर है या सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर या कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा कि इसका पैटर्न क्या है। आप फॉलो करते रहिए, आपको मालूम चलता रहेगा, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। इसमें क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो एक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक। उस रिपोर्ट का जो नाम है वो नाम है द इम्पैक्ट ऑफ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमन लेबर पार्टिसिपेशन। मतलब कि वुमन का जो है, फीमेल का जो है लेबर में कितना पार्टिसिपेशन है उसके बारे में और किसका इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कई प्रकार की होती हैं जिसमें आपको फैमिली का केयर करना, ठीक ना,
ठीक, सॉरी, फैमिली का केयर करना और बहुत सारी इसमें तो आपको समझ में आ गया कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट परीक्षा में पूछा जाएगा इसी तरह से कि कौन सा रिपोर्ट है, उसका टाइटल क्या है। तो आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट रिलीज की है उसका टाइटल याद कर लीजिए, इम्पैक्ट ऑफ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कई इकोनॉमिकल के फील्ड में हो सकती है, फैमिली के फील्ड में भी हो सकती है। ठीक, तो उसमें क्या है, लेबर पार्टिसिपेशन कितना है वुमन का। ठीक, तो यह नाम है इसका। थोड़ा सा हम इसका रिपोर्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ILO के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना जो है, इसका इस्टेब्लिशन जो है, फाउंडेड ये कब होती है, तो 1919 में। 1919 कैसे याद रखेंगे, तो 11 अप्रैल को होती है। ठीक ना, 11 अप्रैल। ठीक, तो ये कैसे याद रखेंगे 11 अप्रैल 1919 को, तो इसी दिन वर्ल्ड वार फर्स्ट इंड हुआ था। क्या, इसी सन में वर्ल्ड वार जो है फर्स्ट जो है इंड हुआ, तो उसका ये रिजल्ट है। ठीक ना, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर आप पाएंगे, हेड क्वार्टर जो है जिनेवा में। कहाँ पर, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ये आपको याद होना चाहिए। और इस ILO को 1969 में जो है पीस के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1969 में पीस के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर हैं गिलबर्ट हुगबो। ठीक ना, हुगबो कुछ भी कहे, गिलबर्ट हुगबो। ठीक, इसके डायरेक्टर है। इसका एम क्या है, एम अगर इसका देखें, ILO का एम जो है वो है सोशल एंड इकोनॉमिकल, क्या, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस बाय द सेटिंग द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल जो है लेबर स्टैंडर्ड को इसका सेट करने का काम है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट करने का काम है। उससे क्या होगा, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस लाने का काम है। ठीक ना, इसका यही एम है, प्रोवाइड करना। ठीक, और इसके कितने मेंबर हैं, तो 187 मेंबर हैं। ठीक, एक देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंसी है ये। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब आया था, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना, तो इतना आपको मालूम रहे। बाकी अब रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो रिपोर्ट में ये बोला गया है According to report, India had 53% of the women outside of labor force due to care responsibility. केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जो है 53% जो वुमन है वो लेबर फोर्स से बाहर है। और यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टमेंट इन केयर इकोनॉमी, ठीक ना, नीड टू, यानी यहाँ पर बोला गया है रिपोर्ट में कि इंडिया को अपने केयर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर यही मेन की बात करते हैं तो मेन 1.1% हैं जो आउट हैं, बाहर हैं, किसी लेबर फोर्स से, किस लिए, केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। का मतलब ये है कि वुमन और मैन में जो है, वुमन जो है केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है तो इसमें वुमन 53% जो है लेबर फोर्स से आउट हैं, लेबर पार्टिसिपेशन से, और मैन जो है 1.1% क्या है, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण बाहर है। ठीक, अब यहाँ पर यही बात यहाँ पर फिर बोली गई है, ये तो इंडिया की बात हो गई, अब बोली गई है वर्ल्ड में ईरान, इजिप्ट, जॉर्डन, माली, ठीक ना, इंडिया, इस जितने भी देश हैं आपका, इसमें 50% से ज़्यादा वुमन जो हैं लेबर फोर्स में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती है। रीजन क्या दिया गया है, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। तो जब भी परीक्षा में पूछ जाए केवल इंडिया में केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण 50% वुमन आपका पार्टिसिपेट नहीं करती हैं लेबर फोर्स में, तो अब नहीं, इसमें इजिप्ट भी है, ईरान भी है, जॉर्डन भी है, माली भी है। ठीक ना, तो और भी कंट्रियाँ हैं, और ये कंट्री कहाँ के, तो एक ईरान गोल्फ कंट्री है, आपको इजिप्ट है, अफ्रीकन कंट्री जॉर्डन आपका, ये भी आपका गोल्फ, क्या बोल सकते हैं, अरबियन पेनिनसुला नहीं, गोल्फ कंट्री बोल सकते हैं, इस्लामिक स्टेट, और माली जो है अफ्रीकन कंट्री। ठीक, तो इतना है। अब यहीं पर और भी एक और रिपोर्ट में आई है कि 97.8% वुमन एंड 91.4% मैन इंडिया आउटसाइड द लेबर फोर्स फैमिली रीजन। तो केयर में बोला था ना, केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फैमिली और इकोनॉमिक दोनों तरह से हो सकती है। तो फैमिली रीजन के कारण जो है कि 91.4% मैन जो हैं लेबर फोर्स से बाहर हैं, और 97
8% मैन वुमन बाहर है। तो वुमन देखिए हर हालत में क्या है, लेबर पार्टिसिपेशन में ज़्यादा है। तो आप मेंस का एग्ज़ाम जब लिखेंगे तो ये पॉइंट आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है ना। तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। इसमें 2 पॉइंट होगी, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वुमन 53% है और मैन जो है 1.1% क्या है, लेबर पार्टिसिपेशन से बाहर है, ठीक। अब वही बात होती है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, फैमिली रीजन के कारण क्या है, वुमन 97.8% आउट हैं, तो वहीं 91.4% मेन लेबर फोर्स से बाहर है फैमिली रीजन के कारण। तो आपको ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए, फैमिली रीजन और केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों रीजन आपको परीक्षा में अपने मेंस के एग्जाम में अगर लिखते हैं तो आपका 1 मार्क पक्का ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे में भी काम देगा। अगर आप इससे भी लिखते हैं किसी एग्जाम में तो इससे में भी ये पॉइंट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है रिपोर्ट, इंडिया वुड नीड फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो सही बात है भैया कि जब आप वुमन को, इतना वुमन बाहर है 53%, तो हमारा आधा पॉपुलेशन तो बाहर है, काम नहीं कर रही है। तो इसका मतलब कि क्या है कि भारत सरकार को और इसमें केयर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, तो पर्टिकुलरली किस एरिया में, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल टू सपोर्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड और केयर एजुकेशन में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो क्या होगा कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ऑफ अनपेड कैरियर केयर्स एंड जेंडर इक्वलिटी इन द वर्क फोर्स। तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। जेंडर इक्वलिटी को बैलेंस किया जा सकता है, जेंडर इक्वलिटी में बहुत ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक ना। जेंडर गैप को कम किया जा सकता है, ठीक। अब यही बात कर रहा है कि बेलारूस जो है और बुल्गारिया, ठीक, और वहीं लतविया और स्वीडन हैड द लेस दैन 10% वुमन आउटसाइड। यानी देखिए ये दोनों कंट्री जो है, बेलारूस, बुल्गारिया और लतविया, ठीक, ये तीनों कंट्री आप देखेंगे तो यूरोप की है, स्वीडन भी यूरोप का है। यहाँ पर क्या है कि 10% वुमन जो है आउटसाइड केवल हैं। और रीजन क्या है कि यहाँ पर जीडीपी का जो 1% जो है, जीडीपी का 1% जो है वो अर्ली केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में वहाँ की सरकार क्या करती है, पार्टिसिपेट इन्वेस्ट करती है, ठीक ना। तो 1% इसलिए यहाँ पर है, ठीक। तो पहला हमको ये मिला। तो आपको याद होना चाहिए कि आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में इम्पैक्ट ऑफ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमनाज लेबर पार्टिसिपेशन की टाइटल के नाम से किया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इवेंट। ये तो रिपोर्ट हो गई, इवेंट है बुद्ध जी से रिलेटेड, ठीक। तो यहाँ पर बुद्ध जी का जो इवेंट है, तो इसमें क्या है कि एशियन बुद्धिस्ट समिट हुआ है। क्या हुआ, एशियन बुद्धिस्ट समिट। ये फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट इज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट किया गया, ठीक। और इसमें कोलैबोरेशन किया गया, यानी अकेले कल्चरल मिनिस्ट्री नहीं है, इसमें कल्चरल मिनिस्ट्री के साथ साथ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन भी है, आईबीसी। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो दिल्ली में हुआ है। तो याद कर लीजिए कि एशिया का फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट क्या है यार, तबीयत इतना, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ। और कब हुआ, तो नवंबर में 5 और 6 तारीख के बीच में हुआ। और इसका थीम क्या है, हमेशा परीक्षा में 2 चीज़ पूछेगा कि फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, कौन ऑर्गेनाइज किया था, तो कल्चरल मिनिस्ट्री और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इस थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट समिट, द रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथिंग एशिया। यानी बुद्धा का रोल जो था एशिया को इंटरेस्ट मजबूती प्रदान करने में, ठीक ना। तो ये आपको थीम याद होना चाहिए। नेक्स्ट इवेंट है चलो इंडिया कैंपेनिंग। तो चलो इंडिया कैंपेनिंग जो है ये टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, ठीक, और लॉन्च किया गया। और ये साइड लाइन ऑन गोइंग, यानी इसी समय वर्ल्ड में भी चल रहा है। कहाँ पर, ट्रेवल मार्टन इन लंदन। ट्रेवल मार्टन के नाम से एक और कैंपेनिंग चल रही है जिसका नाम है ट्रेवल मार्टन, वर्ल्ड ट्रेवल मार्टन इन लंदन में। तो उसी इवेंट में टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है चलो इंडिया कैंपेनिंग का लॉन्च किया गया है, ठीक। तो ये चलो इंडिया कैंपेनिंग इज फर्स्ट ऑफ द काइंड इनिशिएटिव। ये फर्स्ट इस प्रकार का इनिशिएटिव है टू ब्रिंग द मोर फॉरेनर टूरिज्म टू इंडिया। तो यहाँ पर क्या है कि फॉरेनर को, बहुत से ज़्यादा फॉरेनर को इंडिया में टूरिज्म के लिए बुलाना है, इसलिए यहाँ पर चलो इंडिया कैंपेनिंग की शुरुआत की गई, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है
और 20 में बोला गया है कि यहाँ पर जो फ्रेंडली आप डायस्पोरा मेंबर गेट वीज़ा फ्री, हमने उनको लुभाने के लिए वीज़ा भी फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे फ्रेंड ऑफ डायस्पोरा, ठीक है ना, मेंबर के लिए। तो यहाँ पर 5 फॉरेनर नेशनल नॉमिनेटेड बाई ईच ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ऑन द स्पेशल पोर्टल विल बी एलिजिबल फॉर द ग्रांट ई वीज़ा। ग्रांट ई वीज़ा करने के लिए स्पेशल पोर्टल का भी यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है ना, जिससे वो वीज़ा को ग्रांट कर सकें विदाउट द फीस, यानी बिना फीस का। ठीक। अब यूके इज थर्ड लार्जेस्ट सोर्स मार्केट इन बाउंड टूरिज्म टू इंडिया। तो यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, इंडिया का थर्ड मार्केट है जहाँ से बहुत से लोग आते हैं इंडिया में टूरिज्म करने के लिए। ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन आल्सो वन बिगेस्ट इंडियन डायस्पोरा, वहाँ पर इंडिया का 1.9 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड ट्रेवल मार्टन इन लंदन, ठीक। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये कब हुआ था, तो 5 से 7 नवंबर के बीच में हुआ था, ठीक। और यहाँ पर लगभग 50 स्टॉक होल्डर डेलीगेशन भी थे, ठीक। अब पॉलिटी से रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बर्निंग पॉइंट था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फिर से मिल गया क्या, माइनॉरिटी का स्टेटस। माइनॉरिटी के स्टेटस में क्या होता है, माइनॉरिटी के स्टेटस में होता है कि फंडामेंटल राइट मिलती है, जिससे आपको माइनॉरिटी स्टेटस जो है फंडामेंटल राइट देती है, जिससे आपको बहुत सारे सरकार की तरफ से आपको संरक्षण प्रोवाइड किया जाता है फंडामेंटल राइट के तहत। तो ये जो राइट है माइनॉरिटी को, फंडामेंटल राइट जो है 29 और 13 आर्टिकल में इसका बताया गया है, ठीक। 29 में बोला गया है कल्चरल, ठीक ना, कल्चरल, और 30 में बोला गया है एजुकेशनल, ठीक ना, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज, यानी मतलब कि एजुकेशन, ठीक। तो आपको ये दोनों 30 में और 29 में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि क्या था। तो यहाँ पर 4 और 3 की मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट जो है 4 और 3 की मेजोरिटी के वर्डिक्ट किया, और वर्डिक्ट में क्या किया कि ओवर रूल्ड कर दिया 1969 में अजीज बासा जजमेंट। अजीज बासा जजमेंट जो है 1967 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया गया था, और इसमें बोला गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज नॉट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, ठीक। अब उसको क्या किया गया कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बासा जजमेंट को पलट दिया, पलट के बोला कि नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, ठीक। अब थोड़ा सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी या स्टेबलाइजेशन हुआ था 1875 में हुआ था, सर सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। इसका प्रीवियस नाम था MAO, मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक ना। अब ये बाद में चेंज करके लाया गया, ठीक। अब इसमें चला के, ठीक। तो अब वही, अब जब ये बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर बनती है, फिर उसके बाद इसको कुछ इसमें संशोधन होकर, बहुत सारे संशोधन भी होते हैं टाइम टू टाइम। तो अजीज बासा केस जो है में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला था कि जो इंटरप्रिटेटिंग है आर्टिकल 13(1) का, हेल्ड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट वुड हैव बीन बोथ स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय माइनॉरिटी। तो स्टेबलाइज और एडमिनिस्ट्रेटेड दोनों की बात करता है, ठीक ना। अब आर्टिकल 30(1) ग्रांट ऑल माइनॉरिटी, अब यह 31 का आप देखेंगे पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बोला गया कि ये ऑल माइनॉरिटी बेस किस पर, रिलीजियस और लैंग्वेज दोनों बेस पर होगा, और यहाँ पर स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, या तो स्टेबलाइज करें या तो एडमिनिस्ट्रेटिव करें, उनके ऊपर है, ठीक ना। अजीज बासा केस में जो बोला गया था AMU इज नॉट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, आपको बस इतना ही याद रखना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अब फिर से फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 30 में फिर इसको माइनॉरिटी राइट प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक। और यहाँ बोल्ड मीनिंग द इम्फेसाइज टू स्टेबलाइज द मोर क्रूशियल देन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये बोला गया, वर्डिक्ट में बोला कि यहाँ पर ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कौन कर रहा है, ये नहीं, हम सबसे ज़्यादा ये ध्यान देंगे कि स्टेबलाइज कौन किया था, ठीक ना, स्टेबलाइज किसके द्वारा किया गया था, ठीक। तो चलिए इसी पर स्टेबलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पर बेस पर ही दिया गया है। झगड़ा चल रहा था स्टेबलाइज और एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो स्टेबलाइजेशन जीत गया, ठीक। बस यही जानिए।
पिछली बार एडमिनिस्ट्रेशन जीता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस। ये केस बहुत पुराना है, केस तो पुराना नहीं है, नया है, लेकिन ये झगड़ा जो है, ये फाइट जो है बहुत ही पुराना है, इंदिरा गांधी के टाइम का ये है। ठीक, तो एक तरह से देखा जाए तो इंदिरा गांधी में जो जजमेंट दिया गया था उस जजमेंट को भी ये इफेक्ट करता है कुछ पार्शली। ठीक, लेकिन देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है, वो तो मेंस का हो जाता है जब आप इंटरप्रेट करने लगते हैं अपने केस को, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने लगते हैं अपने एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक ना, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बोला कि जो प्रॉपर्टी ओनर जो हैं वो आर्टिकल जो फंडामेंटल आर्टिकल 31C इंटरप्रेट ऑफ द आर्टिकल 39B। 30C जो है फंडामेंटल राइट है, जबकि 39B ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का। ठीक, DPSP। ठीक ना, तो यहाँ पर बोला गया पहले क्या होता था कि पहले कुछ नहीं, अब ज़्यादा सरकार इसका वायलेट करने लगी है। इट रूल नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड, यानी यहाँ पर बोला गया कि सभी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको मटेरियल ऑफ सोर्स ऑफ कम्युनिटी फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन अंडर 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो मटेरियल ऑफ सोर्स जो है, यानी 39B में बी आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में जो बोला गया है कि मटेरियल ऑफ रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल जो आप रिसोर्स किए हैं, आप जो आप इकट्ठा किए हैं मटेरियल, जो आप प्रॉपर्टी, उसको क्या रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए किसमें, पब्लिक में। तो उसको ये बोला कि सभी प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं, कुछ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप कर सकते हैं, सभी प्रकार की प्रॉपर्टी को नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप नहीं रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, क्योंकि सरकार क्या कर रही थी, सरकार बहुत सारे प्रॉपर्टियों को अपना ले रही थी और अपनाने के बाद लोगों को ना डिस्ट्रीब्यूट करके किसी कंपनी को सौंप दे रही थी। तो उसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि एक आदमी को ना इसको यूज भी करना है तो पब्लिक के लिए करो ना, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पर आया कि सभी प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते हैं। ठीक, इसमें क्या, मेजोरिटी ओपिनियन प्रोवाइड द 4 फैक्टर मस्ट बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन वेयर द प्राइवेट प्रॉपर्टी में बी डीम्ड टू मटेरियल। यहाँ पर 4 कंडीशन दिया कि कौन सा जो प्रॉपर्टी है जो उस जिसको हम मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी समझेंगे, जो आर्टिकल 39B के अंतर्गत समझे जाएंगे। तो पहला क्या, नेचर ऑफ रिसोर्स एंड इट इनहेरेंट कैरेक्टर, यानी उसका नेचर कैसा है, उसका इनहेरेंट कैरेक्टर क्या है, उसका सोर्स कहाँ से लेके आया है, उस पर बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स ऑन द वेल बीइंग ऑफ कम्युनिटी, यानी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जो रिसोर्स इकट्ठा किया गया है तो कम्युनिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस पर देखा जाएगा। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, यानी उसका स्केर्सिटी रिसोर्स का है कि नहीं उस पर देखा जाएगा, तब जाके उसको माना जाएगा कि कम्युनिटी रिसोर्स है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिसोर्स बीइंग कंसंट्रेशन इन द हैंड ऑफ प्राइवेट ओनर्स, तो प्राइवेट ओनर के जो हैंड में है उसका कंसंट्रेशन का कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट देखा जाएगा, क्या रिजल्ट है, क्या एक ही जगह सब इकट्ठा हो गए। जैसे इस समय आप जियो का देखिए, जियो सब पर कब्जा कर सबको, जियो अगर देखें तो सबको कंट्रोल कर लिया अपने अंदर, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हो गया है। तो ये तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो जियो मान लीजिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, उस तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जियो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का शेयर है। तो इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट दिया गया, ये 4 पॉइंट को आप मेंस में भी लिख सकते हैं और इससे में भी लिख सकते हैं, और इसको याद कर लीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इम्यूलेट करने के काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट में चंद्रचूड़ साहब ने जजमेंट दिया 5 नवंबर को। ठीक, इसको बोल दी, इसकी वैलिडिटी के बारे में बात की है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 मदरसा एक्ट एक्सेप्ट फॉर इट प्रोविजन अलाउइंग द बोर्ड टू अवार्ड हायर एजुकेशन डिग्री लाइक फजील एंड कामिल, फजील और कामिल के लिए कामिल, ठीक है ना, यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है ना, मदरसा एक्ट में जो था 2004 में, एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजन फॉर अलाउंग द बोर्ड टू हायर डिग्री लाइक फजल एंड कालिम। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट अर्लियर स्टक डाउन द एक्ट इन मार्च, यानी 2004 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसको क्या किया गया कि उसको स्टक डाउन कर दिया था, और ये कहा था कि प्रिंसिपल ये वायलेट कर रहा है सेकुलरिज्म का। ठीक, और वही चीज़ वहाँ पर भी बोले, चंद्रचूड़ भी बोले कि कोई दिक्कत है, ठीक ना,
The Madrasa Act provides the legal framework for the madrasa education, where apart from the circulation of the National Council of Education Research and Training (NCERT), religious education is the import as well. It creates Uttar Pradesh Board of Madrasa Education, predominant comprising member of Muslim community. The function of the board are detailed under the Section 9 of the Act and include the prepare the prescribing course material and conduct exam for all course from Maulvi equivalent to 10th to Fazil equivalent to master. ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बोला कि मदरसा जो एजुकेशन एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है 3 जज की बेंच के द्वारा प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स क्या है। लास्ट वीक जो है दिल्ली गवर्नमेंट एंड दिल्ली हाई कोर्ट इशू द डायरेक्शन टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ सो कॉल्ड ऑर्फन ड्रग्स। तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो है दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्शन किया कि भाई जो अवेलेबिलिटी है, जो ऑर्फन ड्रग्स कहा जाता है, उसके अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए। अब इसका काम क्या है भैया, इसको देख लेते हैं। तो ऑर्फन ड्रग्स आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट रेयर डिजीज। तो रेयर डिजीज जो ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। और WHO ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल को हुआ था। ठीक, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO यूनाइटेड नेशन का स्पेशल एजेंसी है। देखिए बार बार बता इस रहा हूँ कि जब भी एक क्वेश्चन आएगा वही एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में ले भी देगा। ठीक है ना। तो वर्ल्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो उसका हम हर बताएंगे, कब स्थापना हुआ था, किसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फाउंडर कौन है, सब कुछ, कब फाउंडर हुआ था उसका सब, ताकि हम बार बार करते करते हमें याद हो जाना। तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बार बार न बताया जाए तो होगा, बार बार बताना पड़ेगा। ठीक, तो WHO का जो स्थापना हुआ था, ये यूनाइटेड नेशन की एक यूएनओ की एक स्पेशल एजेंसी है। और WHO की फाउंडेशन जो है, स्टेबलाइजेशन जो है हुआ था 1948 में। कब, तो 7 अप्रैल। ठीक, ये डेट याद कीजिए। 7 अप्रैल क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है इसी दिन। ठीक है ना। तो ये इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर, तो इसका हेड क्वार्टर जनेवा है। अभी हम ILO का भी पढ़े हैं, उसका भी हेड क्वार्टर कहाँ था, जनेवा था। ठीक है ना। तो इस तरह से बार बार करने से हमें याद हो जाएगा। स्विट्जरलैंड है, जनेवा कहाँ पर है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, अब इसका WHO का जो है अब डायरेक्टर का भी नाम पूछ देता है कि इसका डायरेक्टर कौन है। तो इसका डायरेक्टर टेड्रस गेब्रेयेसस है। कौन है, टेड्रस गेब्रेयेसस। ठीक, तो आपको इतना चीज़ WHO के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक, तो WHO ने बोला, एक इसका डिफाइन किया गया है क्या WHO, तो debilitating लाइफ लॉन्ग कंडीशन दैट अफेक्ट वन ऑफ फ्यूअर पीपल इन 1000। रेयर डिसीज उसको बोला गया है कि जो 1000 में कुछ ही पीपल को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक ना, एक या फ्यू पीपल। ठीक, उसको रेयर डिसीज बोला गया है। ठीक, इन 2021 नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज NPRD was launched under which financial assistance up to 15 lakh to provide the patient receive the treatment at the identification center of the excellency. करंटली 63 रेयर डिसीज। तो आपसे परीक्षा पूछ जाएगा करंटली कितने डिजीज हैं, तो करंटली 63 रेयर डिजीज हैं, जिसमें से इसका पूछ भी जाएगा कौन सा है। तो नाम भी एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, आपको एलिमिनेट करने में, ऑप्शन एलिमिनेट करने में लाभ करेगा। गाउचर डिजीज है, लाइसोसोमल स्ट्रॉन्ग डिसऑर्डर है LSD। ठीक, एंड सर्टेन फॉर्म ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी आर इंक्लूड अंडर द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज। तो रेयर डिजीज में इतना नेशनल पॉलिसी के द्वारा इंक्लूड किया गया। कौन कौन, तो एक बार और बता देता हूँ। गौचर डिजीज, लाइसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एंड कुछ जो है अदर सर्टेन फॉर्म ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इतना आपको नाम मालूम होना चाहिए, एलिमिनेट करने में लाभ देगा। ठीक, और आगे क्या है, इन इंडिया में क्या है, रेयर डिजीज
कैटेगराइज 3 ग्रुप। इंडिया में क्या है, 3 ग्रुप में रेयर डिजीज को कैटेगराइज किया गया बेस्ड ऑन द नेचर, उसका नेचर पर, उसकी कम्प्लिसिटी ऑफ द एबिलिटी ट्रीटमेंट ऑप्शन। ग्रुप 1 में क्या है, इंक्लूड डिजीज, यानी ग्रुप 1 में उस डिजीज को इंक्लूड किया गया है दैट कैन बी ट्रीटेड विथ वन टाइम क्यूरेटिव प्रोसीड्यूर, यानी एक टाइम में उसको क्रिएट किया जाता है, क्यूरेटिव प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है, एक ही टाइम में काम हो जाए। ग्रुप 2 डिजीज एंड दूसरा ग्रुप में रिक्वायर लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, ठीक है ना। पहला ग्रुप में एक टाइम में हो जाए, दूसरा ग्रुप में लॉन्ग टर्म चलेगा या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा, रिलेटिव लेस कास्ट, यानी इस पर कास्ट जो है कम लगेगा। हैव शो डॉक्यूमेंटेड बेनिफिट बट पेशेंट नीड रेगुलर चेकअप, ठीक है ना। इसमें क्या कि आपको रेगुलर चेकअप की जरूरत पड़ती है ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 3 में क्या है, डिसीज आर दोज फॉर विच इफेक्टिवली ट्रीटमेंट अवेलेबल बट दे आर एक्सपेंसिव एंड मस्ट ऑब्टेन कंटिन्यू लाइफ टाइम। ग्रुप 3 में समझिए कि अगर इसको याद करना हो तो याद करने में सोचिए, ग्रुप 1 में सबसे कम वाले को रखा गया है जो कि तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट हो जाए और आराम हो जाता है। ग्रुप 2 में जो है लाइफ लॉन्ग तो चलता है डिजीज, लेकिन क्या है, इसका कॉस्ट जो है कम है, ठीक। ग्रुप 3 में क्या है, उस डिजीज को रखा गया है जिसका लाइफ लॉन्ग तो चलता है लेकिन कॉस्ट भी बहुत हाई है, ठीक है ना। तो ग्रुप 3 इस तरह से डिवाइड किया गया है, किस पर, डिजीज के ट्रीटमेंट का प्रोसेसिंग पर और कॉस्ट पर। Import of rare disease medicine by the patient does not attract the customer duty, but companies that bring these drugs to India still pay 11% customer duty and 12% GST। सोचिए दवाई कितनी महंगी हो गई है, ठीक ना। इतना ज़्यादा सरकार दवाई, खाना पीना, हर चीज़ तो महंगा करके पता ना क्या करना चाह रही है, भगवान जाने। जब देखिए किसी लोकतांत्रिक देश में जनता बहरी और गूंगी हो जाती है तो ऐसा ही टैक्स वसूला जाता है, ठीक है ना। आपके मरने पर आपके हर चीज़ पर टैक्स लिया जाएगा, आपको नोच नोच के सारे नेता खा जाएंगे जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, ठीक ना। पता नहीं, समझ में नहीं आता यार, यही हम ही आप में से लोग पढ़ के क्या बनते हैं, वहाँ पोस्ट तक IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद सब भूल जाते हैं कि गरीब भी है। रिपोर्ट पता ना कैसे तैयार करते हैं कुछ, चलो समझे ना। वहाँ जाने के बाद लोग क्या होता है, वहाँ जाने पर DAP क्या एक फर्टिलाइजर है, ठीक है ना, ठीक ना। इसका इस न्यूज में था, न्यूज में क्यों था, एमिड ऑन गोइंग DAP फर्टाइल क्राइसिस इन हरियाणा। हरियाणा में क्या हो रहा है, क्राइसिस हो गया DAP फर्टिलाइजर का। लोकेट 1.1 लाख मीट्रिक टन DAP टू फार्मर। यहाँ पर एलोकेट किया गया है कि 1.1 लाख मीट्रिक टन फार्मर को DAP प्रोवाइड किया है। DAP या इसका फुल फॉर्म क्या है, डाई अमोनिया फॉस्फेट। तो ये याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक ना। वन डे एग्जाम में पूछ देगा या RO में पूछ सकता है, PCS भी पूछ सकता है, स्टेट PCS भी मजा लेता है इस सब पर, ठीक ना। तो DAP आर डाई अमोनिया फॉस्फेट इज इंडिया सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टाइलाइजर आफ्टर यूरिया। तो यूरिया के बाद ये सेकेंड नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा यूरिया का यूज किया जाता है, सेकेंड नंबर पर DAP का यूज किया जाता है, डाई अमोनिया फॉस्फेट का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इट इज हाई इन फास्फोरस दैट स्टिमुलेट रूट स्टेबलाइज एंड डेवलपमेंट विथआउट द प्लांट कैन नॉट ग्रो to their normal size or will take too long to manure. It is thus applied just before at the time of sowing। तो इसका अप्लाई कब किया जाता है, तो इसका अप्लाई जस्ट बिफोर ऑफ द सोइंग, यानी उसके बुआई के बाद, जस्ट बुआई के बाद ही इसका अप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट जो है ग्रो करेगा, और इसके बिना क्या होगा, प्लांट का ग्रो नहीं करेगा, नॉर्मल साइज नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसका अप्लाई किया जाता है DAP का। द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर DAP लॉन्ग विथ मेरिट ऑफ द पोटाश MOP, यानी DAP को MOP मेरिट ऑफ पोटाश एंड ऑल अदर सच फर्टिलाइजर दैट यूज टू रिसीव द न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी। इन पर सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती थी सरकार के द्वारा। रीजनेबल प्राइसिंग कंट्रोल, ठीक है ना। guideline have they impose indirect MRP,
control on non-urea fertilizer by the capping the profit that company कैन अर्न फ्राम द देयर सेल। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि एमआरपी जो है इनडायरेक्टली इम्पोज की जाती थी, और उससे एक तो आप न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी भी ले रहे थे ठीक है ना, फर्टिलाइजर पर कौन, जो सेलर हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या है इनडायरेक्ट जो घुमा फिरा के एमआरपी भी ज़्यादा कर देते थे नॉन यूरिया फर्टिलाइजर पर, जिससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कराते। तो बहुत सारा एक कारण ये भी न्यूज में था। देखेंगे तो आपको कई साल से ये एमआरपी वाला प्रॉब्लम चल रहा है, ये पहली बार नहीं है। अब दिल्ली का एयर क्वालिटी, दीपावली के टाइम तो दिल्ली का कहना ही क्या है, ये तो जो अजीबोगरीब एक दास्तां है जो न कभी शुरू होती है ना कभी ख़त्म होती है, ठीक ना। तो ऐसी एक दास्तां है दिल्ली का इन्वायरमेंट, जो ना तो कभी शुरू होगा ना तो कभी ख़त्म होगा, ठीक ना। इसका एंड ही नहीं है, कोई पॉलिसी ना तो शुरू होगी ना तो इन्वायरमेंट इसका प्रॉब्लम ख़त्म होगा, ठीक ना। शुरू ख़त्म सब करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम चाहें वो ना कर पाएँ, ठीक है ना। नेता कुछ चाहे, सरकार चाहे या ना हो जाए, ऐसा है ही नहीं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि पैसा भी तो बनाना है, प्रॉब्लम को क्रिएट करके रखना है ताकि वोट मिलना जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेशनल क्लीन एरिया एयर प्रोग्राम क्या है, इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, उसको दोनों को हम ध्यान देंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसको एक तरह से बोला जाए तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बोल सकते हैं। और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 2015 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा और आईआईटी कानपुर के द्वारा। इसका काम है एयर की क्वालिटी का इंडेक्स प्रोवाइड करना, ठीक। अब यहाँ पर फिर एक और है इसमें, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की लॉन्च जो है 2019 में किया गया था, किसके द्वारा, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक। और इसका एम था कि 2017 बेस ईयर बनाया गया, 2017 को बेस ईयर बनाया गया। हमेशा याद कर लीजिएगा, बेस ईयर पूछ देगा कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का बेस ईयर क्या है, तो बेस ईयर 2017 है। और 2019 में इसकी जब स्टेबलाइज किया गया, लॉन्च किया गया, तो लॉन्च पर यह बोला गया कि नेक्स्ट 5 ईयर जो है 20% जो है क्या करेगा, रिड्यूस किया जाएगा, किसमें तो पीएम मैटर पॉल्यूशन जो है, पर्टिकुलर मैटर जो है उसमें PM10 और PM2 में, ठीक ना, कट करने। अब टारगेट इसका सेट किया गया, एनटीपी टारगेट है टारगेट कट मैटर पर्टिकुलर मैटर पॉल्यूशन 40%, कब से, बाई 2025 से 26 40% कट करने की बात की है, ठीक। तो ये न्यूज़ में होने के कारण आपको दोनों याद होना चाहिए, क्या क्या, तो आपको नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था, कौन लॉन्च किया था, और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, ठीक। और यहाँ पर दिल्ली जो है 5 सिटी हैं उसमें सबसे बॉटम पर है, और एक्सपेंडिचर करने में यानी खर्च करने में भी है, ठीक ना। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो 68% ऑफ इट फंड आर अनयूटिलाइज। मैं बोला ना कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसको वोट बनाना है, इसलिए 68% फंड को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है दिल्ली सरकार। चलिए नेक्स्ट है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। इस स्कीम को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा। ये है सेंटर सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है उसमें रेशियो होता है 40 का और 60% का, 40 का और 60 का रेशियो होता है, जिसमें 60% सेंटर देती है, 40% स्टेट देती है। लेकिन हिली और यूनियन टेरेटरी स्टेट को वहाँ पर हो जाता है 90 और 10% का रेशियो हो जाता है। तो ये रेशियो याद होना चाहिए कि किसके लिए, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम के लिए। ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, इसमें 100% भारत सरकार ही देगी, सेंटर ही देगी क्या, फंड, ठीक ना। तो यहाँ पर लॉन्च किया गया 6 नवंबर को, तो डेट याद कर लीजिए, PM विद्या लक्ष्मी स्कीम लॉन्च किया गया 6 नवंबर को, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो PM लक्ष्मी स्कीम लॉन्च ऑन द 6 नवंबर इन न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट सीक प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टूडेंट। तो फाइनेंशियल सपोर्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड किया
जाएगा। अंडर द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम एनी स्टूडेंट हु गेट एडमिशन टू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट QHEI। अब QHEI हायर क्वालिटी जो कौन बताएगा कि हायर क्वालिटी जो है इस जिस इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन ले उसकी क्वालिटी हाई है, कौन बताएगा? तो नेशनल फ्रेम क्या नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क निफ्रा बताती है, ठीक ना। तो ये बताएगी कौन? NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है भारत सरकार के द्वारा 2017 से लॉन्च किया गया है, जो जिसका काम है इंडिया के सभी इंस्टीट्यूट को रैंकिंग प्रोवाइड करना। और इस रैंकिंग में निफ्ट जो है रैंकिंग प्रोवाइड करेगी, तो उसके टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर इसी की रैंकिंग पर भारत सरकार प्रोवाइड करेगी। और इसमें 860 ही कॉलेज को एडमिशन लेने पर ही प्रोवाइड किया जाएगा, सभी नहीं, 860 लिमिटेशन भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी? एलिजिबल होगा वही जो क्वालिटी हायर एजुकेशन, मतलब कि 860 रैंक वाले कॉलेज के अंदर एडमिशन पाएगा, ठीक। अब इसमें क्या होगा? तो क्या पाएगा? कोलेटरल फ्री एंड ग्रांटर फ्री लोन मिलेगा, ठीक ना, फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कवर द फुल अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी एंड अदर एक्सपेंसिव रिलेटेड टू कोर्स। यानी कोर्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंशन होगा, उसका खर्च होगा, सब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। सब लोन होगा, कोई फ्री में नहीं। आउटले ऑफ 3,600 करोड़ हैज बीन मेड द स्कीम। यानी इस स्कीम के लिए 3,600 करोड़ जो है स्कीम जो है 2024 से लेके 2030 तक, यानी 5 साल तक के लिए पीरियड के लिए एलोकेट किया गया है। 7 लाख फ्रेश स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट, 7 लाख स्टूडेंट को बेनिफिट देने की बात की जा रही है, ठीक। दिस स्कीम विल बी अवेलेबल टू इंडिया टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशन बेस्ड ऑन द NIRF रैंकिंग, ठीक। लोन अप टू 7.5 लाख, यानी 7.5 लाख तक का लोन स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 75% क्रेडिट गारंटी दिया जाएगा एंड आउटसाइडिंग ऑफ द डिफॉल्ट। सपोर्ट बैंक इन प्रोवाइडिंग दीज एजुकेशन लोन अंडर द स्कीम, ठीक है। स्टूडेंट विल बी एनुअल फाइनल इनकम अप टू 8 लाख, मतलब कि क्रीमी लेयर को हटा दिया गया और किसको हटा दिया गया? EWS, यानी क्रीमी लेयर पूरा गायब हो गया, EWS तो आ जाएंगे क्योंकि उनका 8 लाख के अंदर है, ठीक, नॉट एलिजिबल, ठीक। तो इसका मतलब जितने रिजर्वेशन पाते हैं उन सबको मिलेगा, क्रीमी लेयर रिजर्वेशन नहीं पाते हैं उनको नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप इंटरेस्टेड सब्सिडी कैन रिसीव 3% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन द लोन अप टू 10 लाख ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड, ठीक। तो ये आपका PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाएगा कि रैंकिंग वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, ठीक ना, और कब इस क्या दिया जाएगा, यानी कोलेक्टर फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा। यही पूछेगा कि नॉन कोलेक्टर फ्री, तो आपको रहना चाहिए कोलेक्टर फ्री, मतलब कि आपको उसके जगह पर कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक। तो इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में अब देखते हैं तो न्यूज़ में जो थी RCEP एंड CPTPP, इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ रीजनल comprehensive economic partnership and comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership, ठीक। तो इसमें इंडिया जो पार्ट करेगा, शुड भी पार्ट होना चाहिए। नीति आयोग CEO BBR सुब्रमण्यम शायद थ्रस्ट है, तो नीति आयोग का जो CEO है वो बोल रहे हैं सुब्रमण्यम कि इंडिया को रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और कंप्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का पार्ट होना चाहिए, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि इंडिया तो पार्ट था किसका? रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का, लेकिन 2019 में इसमें बाहर चला गया, ठीक। ये इंटर कब हुआ था? 2003 में, 2013 में, 19 में बाहर आ गया। अब बाहर आने का रीज़न था कि यहाँ पर बहुत
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आ रही है, FAT की बात आ रही है, फ्री ट्रेड FTA की, ठीक है ना, इसी के लिए कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया को बहुत सारा लॉस होने वाला था इसलिए, ठीक है ना। अब वहाँ पर है RCEP ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक है कंप्राइज किससे किया गया, आसियान से, 10 ग्रुप आसियान, जिसमें है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, और 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो आप ये ध्यान दीजिए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। लेकिन आप एशियान ग्रुप में देखेंगे तो चाइना नहीं है, ठीक ना, एशियान ग्रुप में चाइना नहीं है, ठीक। तो आपको जब भी परीक्षा में पूछेगा एशियान ग्रुप में कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना, साउथ कोरिया इसमें नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं है। ये जितने भी है एशियान ग्रुप वाले, ये सब आपको मिलेंगे। इंडोनेशिया और क्या बोलते हैं, पपुआ न्यू गिनिया, जितने भी यहाँ के आइलैंड है वही कंट्री मिलेंगे, ठीक है, आइलैंडी कंट्री सब मिलेंगे, आर्किपेलागो वाले कंट्री जो है, ठीक ना। बाकी और रिसेप्ट की बात करेंगे, रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, तो ये दोनों हैं, इसमें 10 आसियान के और 6 जो है FTA का, ठीक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि RCEP और CPTP कब आया था और कब इसका फाउंडिंग किया गया था, ताकि हमें एग्जाम में पूरा लाभ ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि देखिए CPTP जो है, यहाँ पर न लेके हम यहाँ पर देखते हैं, CPTP और RCEP दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करते हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन FTA हैं, इनका एम है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए ही दोनों, और देखा जाए तो CPTPA जो है, मतलब कि कंप्रहेंसिव एंड प्रोग्रेस एग्रीमेंट ऑफ ट्रांस पैसिफिक पार्टनर, इस जो इसकी स्थापना होती है, इसमें 2008 में होती है, 2018 में होती है, ठीक है ना। इसमें कितने मेंबर हैं, तो आपको याद कर लीजिए कि इसमें 11 मेंबर हैं, ठीक, 11 मेंबर हैं, ठीक ना। और अब रही बात इसका रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर, तो इसका भी देख लीजिए, रीजनल RCEP, जो RCEP है, इसकी स्थापना जो है होती है 2000 से, इसकी बात चलती है कहाँ से, तो 2011 से इसकी बात चलती है, लेकिन 2011 से बात चलती है कहाँ पर, तो एशियान की मीटिंग में, एशियान की जो मीटिंग होती है बाली में, वहाँ पर बात चलती है फर्स्ट टाइम। लेकिन किसके लिए, तो इसकी स्थापना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाती है। उसके बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, तो इंडिया इससे 2019 में बाहर निकल जाता है, और इसका लास्ट स्टेप आपको इफेक्टिव मिलने लगता है, तो कब से, RCEP का 2022 से, आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2022 से ये क्या इफेक्टिव हो जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, ठीक। तो दोनों को आप समझ लिए। अब एशियान की बात रही, तो एशियान में 10 कंट्री हैं, इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे कहाँ पर है, बताइए, हेडक्वार्टर आपको बताना, हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट समिट इसका बाली में हुआ था, और इसकी स्थापना उसी समय हुई थी 1976 में, तो आप याद कर लीजिए 1976 इंडिया में इमरजेंसी था, तो वहाँ पर आसियान बन रहा था, ठीक। और आसियान समिट जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारा जो 44 हर 2 साल पर होती है, क्या, हर 2 साल पर एशियान की समिट हर 2 साल पर होती है, और अभी फिर हुई है कहाँ पर, तो आपको लाओस में, वियतनाम लाओस में हुआ है, कब, तो 10 अक्टूबर को, अक्टूबर 2024 को हुआ है, ठीक ना। और ये 21वां जो है 21st एशियान इंडिया समिट था, और ये 10 साल बाद हुआ है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया का है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 10 साल 2015 में 2014 में आया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो उसी के 14 साल बाद जो है इंडिया ने यहाँ पर एशियान इंडिया समिट हुआ, कहाँ पर हुआ, तो एशियान इंडिया समिट 8 अक्टूबर, याद कर लीजिए, परीक्षा में आएगा, 8 अक्टूबर लाओस में हुआ था, ठीक, इतना याद रहे। और इसमें ये 44वां जो एशियान समिट था, ठीक है ना। और इसका आउटकम क्या आया, तो इस जब जो लाओस में एशियान और इंडिया हुआ, इसका आउटकम हुआ 10 पॉइंट प्रोवाइड किया है इंडिया ने, ठीक। और 10 पॉइंट अगर पूछ दिया गया कहाँ से आया, तो आपको मालूम होना चाहिए 21st एशियान और इंडिया समिट के, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं,
ठीक। अब अच्छा ये बच गया क्या, CPTPP, तो CPTP बात हो गई इसका, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना मैं बता दिया 2018 में हुआ, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, बस, ठीक। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेक्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें जितने भी ट्रॉपिकल जोन में आते हैं उन्हीं कंट्री को इसमें ज़्यादातर लाने की बात हो रही है, और उन्हीं के लाभ भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया कोलैबोरेशन विथ फ्यू अदर कंट्री इंक्लूड द कंप्रहेंसिव होस्टिंग फ्रांस को होस्ट करेगा, और सेटअप इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका सेटअप हुआ था 2015 में, ठीक है ना, एट द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस में हुआ था, ठीक है ना। तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में अपने इंडिया में है, ठीक है ना। एम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट एंड ऑब्जर्व द सोलर एनर्जी मेनली इन डेवलपिंग कंट्री में इनको क्या करना है कि सोलर एनर्जी पर डिपेंड होना है, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल सोलर एजेंसी है द टारगेट डिप्लॉयड 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी एंड अनलॉकिंग $3 ट्रिलियन इन द सोलर इन्वेस्ट बाई 2023। देखिए यहाँ बोला था कि गुरुग्राम में है, मैं नोएडा बोल दिया था, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में, आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ पर, गुरुग्राम, ठीक, नोएडा हरियाणा में है, और इसकी स्थापना फॉर्मेशन जो होती है 2015 में किया गया है, ठीक है ना। तो ये पहला ऐसा सोलर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में है, ठीक है ना। नहीं तो यूरोप में बहुत सारे हैं, और इसमें अब तक कितने हैं, तो 120 प्लस मेंबर आके जुड़ चुके हैं, ठीक। इसका लैंग्वेज क्या है, तो फ्रेंच और इंग्लिश है। प्रेसिडेंट इंडिया प्रेसिडेंट है इसका, और को प्रेसिडेंट फ्रांस है, ठीक है ना। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। पर्सन इन न्यूज में देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है यूपीएससी पीसीएस सब में। तो रोमिला थापड़ के बारे में, ठीक, पर्सन इन न्यूज रोमिला थापड़। तो रोमिला थापड़ ये क्या है, तो एशियन हिस्ट्री के राइटर हैं, ठीक है ना। और इनको क्या मिला, ऑनर मिला कि विथ द पीजी नेशनल अवार्ड 2024। किस लिए मिला, तो ये कंट्रीब्यूट की थी एशियंट इंडियन हिस्ट्री में। द पीजी अवार्ड इज ट्रिब्यूट टू मार्क्सिस्ट फिलोसफर एंड राइटर P. Govind Pillai, who died in 2012. The award was presented by PS संस्कृति केंद्र, ठीक है ना, PG संस्कृति केंद्र स्टेबलाइज 2019। तो 2019 में जो PG संस्कृत केंद्र है उसकी स्थापना होती है, और इसका काम होता है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में जो काम करता है उसके लिए क्या होता है, इसको कुछ अवार्ड प्रोवाइड करती है। तो रोमिला थापड़ को ये अवार्ड मिला है, कौन सा, पीजी अवार्ड, पीजी संस्कृति केंद्र इसका नाम भी है, ठीक ना। तो आपको याद होना चाहिए रोमिला थापड़ के बारे में, ठीक। केमी बदेनोच बिकम द, क्या बनी है, तो बिकम द न्यू लीडर ऑफ ब्रिटेन कंजर्वेटिव पार्टी। शी इज फर्स्ट ब्लैक पॉलिटिशियन एंड ब्लैक वुमन पॉलिटिशियन टू लीड द मेजर ब्रिटिश पार्टी। तो ये पहला ऐसी ब्लैक लेडीज है जो कि ब्रिटेन में बनी है और कंजर्वेटिव पार्टी से बनी है, और ये मेजोरिटी पार्टी को लीड करेगी। बेदेनोच 44 रिप्लेस फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनूक को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या पीएम बन गई, ठीक है ना। एंड है प्लीज लीड टू पार्टी थ्रू द पीरियड नेवल, पीएम नहीं बनी है, कुछ लीड करेगी, ठीक। 2023 राइटर एंड सोशलिस्ट एक्टिविटी अदिति राय वाज द रिसिप्ट ऑफ अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ राइटिंग एंड एडवोकेसी, ठीक। अनिल प्रधान के बारे में जान लेते हैं। अनिल प्रधान को फाउंडर ऑफ यंग थिंकर फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिटेबल, किसके फाउंडर हैं, तो को फाउंडर किसके हैं, यंग थिंकर फाउंडेशन, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन NGO ऑन द हैंड एंड स्टीम, किसके लिए, तो साइंस, इकोनॉमिक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स एजुकेशन। अंडर डिजर्व एरिया आर अवार्ड थर्ड रोहिणी नैयर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए इनको थर्ड रोहिणी नैयर प्राइज दिया गया, किसको, अनिल प्रधान को। किस में काम किए हैं, तो ये काम किए थे स्टीम में, ठीक है ना। स्टीम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स,
प्राइज हैज बीन इंस्टीट्यूट मेमोरी ऑफ रोहिणी नैयर। रोहिणी नैयर के मेमोरी में ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। और नैयर कौन थी? रोहिणी नैयर इज एन इकोनॉमिस्ट, सर्व IAS ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश कैडर, वर्किंग फॉर द प्लानिंग कमीशन फ्राम ऑफ इंडिया फ्राम 1987-2005 एंड ही पास अवे 2021। प्राइज क्या था? कंप्राइज कैश अवार्ड 10 लाख का कैश मिला है, ठीक, ट्रॉफी मिली है। गिव द एनुअली पे नैयर फाउंडेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पज एंड मीट फॉर इंडिविजुअल बिलो 14 ईयर इन एज, ठीक है ना। इनॉग्रेशन अवार्ड was owned by Setchem Sangatam, who run the NGO for work with the farmer in the eastern Nagaland. बाबू छबीलाल उपाध्याय, बाबू छबीलाल उपाध्याय भी न्यूज में थे। तो ये कौन थे? तो इनका बाबू छबीलाल, ये स्टैचू ऑफ बाबू छबीलाल उपाध्याय, ये लीडर ऑफ गोरखा कम्युनिटी ऑफ असम, गोरखा कम्युनिटी के लीडर थे जिनका स्टैचू बनाया गया, ठीक ना। कहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गुवाहाटी में। तो आप याद कर लीजिए बाबू छबीलाल उपाध्याय का गोरखा कम्युनिटी से असम में, और उनको असम की राजधानी गुवाहाटी है, गुवाहाटी में बनाया गया। बाबू छबीलाल हेल्प फ्रॉम द प्रेजेंट डे सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट had founded Assam Association and pioneer politician organization. Later merged with Indian National Congress. Upadhyay was made first president of the Assam Pradesh Congress Committee. He played a lead role in the country for freedom fighter. पंडित राम नारायण नेक्स्ट जो है पर्सन, पंडित राम नारायण सरंगी ग्रैंड पंडित राम नारायण, हु गेव द हमेबल डिमांडिंग इंस्ट्रूमेंट क्लासिकल स्टेचर, पास अवे एट 96, born and raised in a small village named Amber near Udaipur. Narayan come from the family of court musician, mostly vocalist in Udaipur court. ठीक, तो ये मध्य प्रदेश से, राजस्थान से रिलेशन रखते हैं। दीनानाथ बत्रा नेक्स्ट हैं जो इस वीक में पर्सनालिटी न्यूज में रहे हैं। तो एजुकेनिस्ट दीनानाथ बत्रा हु सर्व एज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट स्कूल ऑफ विद्या भारती के पहले स्कूल को जो पहले प्रिंसिपल थे जिनको सर्व किए थे, और क्या था? RSS एलाइड ऑर्गेनाइजेशन है टू एजुकेट इन कुरुक्षेत्र in 1965 to 1990, passed away at the age of 94. Batra wrote about 15 books on subject of ranging from the Indianization of education and against the painting nationalist as the terrorist and the curriculum for character building. तो दीनानाथ बत्रा जो है विद्या भारती से रिलेटेड है। अब शारदा सिन्हा जो हैं स्वर कोकिला बोली जाती हैं, भोजपुरी की बहुत ही हर लैंग्वेज में गाई हैं। फोल्क लेजेंड शारदा सिन्हा नो फादर रेपिस्ट्री ऑफ सॉन्ग, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, संस्कृत एंड हिंदी, पास अवे एट 72 की एज में ये इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जानते हैं। She was known for the song that would be played at छठ वेडिंग एंड several other ritual। तो ज़्यादातर रिचुअल वाले सॉन्ग गाती हैं, उन्हीं से इनका फेमस है। ये मूवी में भी गाई हैं, जो सलमान खान की पहली मूवी उसमें भी गाई थी, और गंगा बसेपुर उसमें। सिन्हा वाज द अवार्ड पद्मश्री, इनको अवार्ड भी मिला है 1991 में, पद्मश्री का पद्म विभूषण 2018 में। हर डिस्ट्रिक्ट वर्क इन द ब्रिंग फोल्क पोएट क्रिएशन आउट ऑफ ऑब्सक्योरिटी। प्लेस इन न्यूज देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना, कोई भी एग्जाम में पूछता रहता है। जगन्नाथ टेम्पल, हम जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात करते हैं। जगन्नाथ टेम्पल में क्या हुआ कि उड़ीसा में है, ठीक। इसको जगन्नाथ टेम्पल जो लॉर्ड जगन्नाथ के लिए इनकार्नेशन ऑफ विष्णु के बारे में बोला जाता है। अलॉन्ग विथ ओल्ड ब्रदर ऑफ बलभद्रा एंड सिस्टर सुभद्रा। Odisha law minister has clarified there was no sacred chamber in
साइड ट्रेजरी ऑफ जगन्नाथ टेम्पल पुरी। तो टेम्पल पुरी जगन्नाथ का जो सीक्रेट चैम्बर की बात हो रही थी, उसमें बोला कि कोई ऐसा सीक्रेट चैम्बर नहीं है, ठीक ना। इट इज़ वन, चार धाम, यानी चार धाम में से एक है। 4 ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड पिलग्रिम साइट फॉर हिंदू, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, लाहौर पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू स्विच एयर क्वालिटी रेटिंग एजेंसी AQAir, Lahore in Pakistan continues the most polluted city in the world. Air quality index above the 1000. Rising smog level have led to Chief Minister of Punjab in Pakistan, Maryam Nawaz, to introduce the smog policy diplomacy initiated between India and Pakistan to address the dangerous high level। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो स्मग का प्रॉब्लम है कि किसान क्या करते हैं कि काट के और उसमें आग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो धुआं ऊपर उठने लगता है, जिससे क्या होता है स्मग बनता है, डस्ट और स्मोक से मिल के बनता है स्मग, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि इंडिया पाकिस्तान की जो पंजाब प्रांत की जो है, ठीक ना, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के साथ चाहती हैं कि कुछ ऐसा लेवल पर काम किया जाए जिससे कि वहाँ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, ठीक ना। वो कुछ डिप्लोमेसी को बोला गया है समग्र डिप्लोमेसी। स्पोर्ट न्यूज़ देख लेते हैं, स्पोर्ट न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ना। यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, ठीक, और हर एग्जाम में भी पूछा जाता है। द पैरा ग्लाइडिंग वर्ल्ड कप, पैरा ग्लाइडिंग वर्ल्ड कप जो हुआ है उसके बारे में। द 2024 पैरा ग्लाइडिंग वर्ल्ड कप लॉन्च एट द रिन्यूएबल बीर बिलिंग साइट इन कंगारा डिस्ट्रिक्ट। तो बीर बिलिंग साइट इन कंगरा डिस्ट्रिक्ट में इसका क्या पैरा ग्लाइडिंग वर्ल्ड कप लॉन्च किया गया। अट्रैक्टिंग द 94 पैरा ग्लाइडिंग फ्रॉम द 26 कंट्री, यानी 26 कंट्री से यहाँ पर आएंगे कितने 94 पैरा ग्लाइडिंग, और जिसमें से 32 इंडियन पैरा ग्लाइडिंग पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 7 वुमन भी और 7 वुमन, ठीक। दिस इज सेकेंड वर्ल्ड कप हेल्ड एट बीर बिलिंग, सेकेंड वर्ल्ड कप है बीर बिलिंग में, और इस फॉलोइंग द इनॉग्रेट इवेंट इन 2015 में इसका इनॉग्रेट हुआ था। ओवर द पास्ट 3 डेकेड बीर बिलिंग हैज मेड ए नेम फॉर इट सेल्फ एज द पैरा ग्लाइडिंग पैराडाइज। तो आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाएगा बीर बिलिंग किसके नाम से जाना जाता है, तो पैरा ग्लाइडिंग पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। ड्यू टू इट इज स्ट्रॉन्ग स्टेबल एयर करेंट हेल्प टू लिफ्ट द स्ट्रक्चरल इजी एंड अलाउ द पैरा ग्लाइडर टू फ्लाई ओवर द 15 किलोमीटर टू धर्मशाला एंड मनाली। तब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्यों इसको पैराग्लाइडिंग पैराडाइज बोला जाता है, स्वर्ग क्यों बोला जाता है, पैराग्लाइडर का स्वर्ग क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर सर्कुलेशन है, मतलब कि इन्वायरमेंट वहाँ का और क्लाइमेट जो है सपोर्ट करती है पैराग्लाइडर के लिए, पैराग्लाइडरिंग के लिए, ठीक ना। तो इसलिए बीर बिलिंग को याद कर लीजिए। और ये हम यहाँ पर ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। अब तक हम लोग ने पूरा वीक का कवर कर लिया। ये आपका फर्स्ट वीक का नवंबर का पूरा कवर हुआ, ठीक। और इसमें से कुछ पॉइंट अगर छूटे होंगे तो हम देखिए, इसमें 3 सीरीज़ हैं, ये अकेला नहीं है, इसमें 3 सीरीज़ हैं जो साथ चलती है। पहले डेली करेंट अफेयर विथ क्यूज है, डेली आता है। फिर उसके बाद सैटरडे के दिन रिवीजन है, और वीकली करंट अफेयर विथ जो MCQ के साथ है। तो यहाँ पर अगर तीनों को करते हैं तो हमारा कोई पॉइंट पूरा वीक का नहीं छूटेगा। और इसी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हाफ आवर डेली या 20 मिनट डेली, और सैटरडे संडे को 1 आवर देना है, बस अब कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक ना। तो चलिए, धन्यवाद। आप पढ़ाई करते रहिए चपक के, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलिए, ठीक ना। जय हिंद, जय